सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे अगस्त महीने का जो आपका करंट अफेयर चल रहा था उसका लास्ट पार्ट है। आज बिल्कुल लास्ट पार्ट है और इसमें बिल्कुल हम डिटेल में क्लास देख रहे हैं। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी अगस्त महीने के, और जिसमें हम बिल्कुल डिटेल से देख रहे थे। आज जो लास्ट पार्ट है इसमें बहुत डिटेल करंट अफेयर है, साथ में उसके बाद आपका वन लाइनर भी इसमें ऐड किया गया है। वन लाइनर करंट अफेयर भी देखेंगे क्योंकि बहुत लोग होते हैं वन लाइनर ही पसंद करते हैं, तो वन लाइनर भी देखिए और डिटेल में भी देखिए ताकि कोई भी एग्जाम देने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आज की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अगर सेशन और कंटेंट दोनों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको भी शेयर भी जरूर कर दिया करिए। तो विलम्ब न करते हुए चर्चा करो हम देंगे स्टार्ट। तो पहला करंट अफेयर आपके सामने जो है वह है नृत्यांगना जो थी यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया 3 अगस्त 2024 को। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों की जो है डांसर थी यामिनी कृष्णमूर्ति की 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। वह उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी और पिछले 7 महीने से आईसीयू में थी। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में हुआ था। इन्हें 1968 में 28 वर्ष की अल्प आयु में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण तथा 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यानी भारत के जो सेकंड जो 3 अवार्ड होते हैं सर्वोच्च, भारत रत्न के बाद जो तीनों बड़े सर्वोच्च अवार्ड हैं वो इनको प्राप्त हो चुके हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। इन्हें 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों अवार्ड इनको मिल चुका है। जो सर्वोच्च आपका भारत रत्न के बाद जो सर्वोच्च सम्मान है वो सारे प्राप्त हो चुके हैं इनको। अगला करंट अफेयर है आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में एक्टिंग थे यानी ये एक्टिंग आईसीजी के महानिदेशक थे। इनका निधन हो गया और मात्र 59 ईयर्स की आयु में इनका निधन चेन्नई में हो गया है। राकेश पाल को जुलाई 2023 में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक डीजी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था और भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र राकेश पाल जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। वे तोपखाना हथियार प्रणालियों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे और गनर के रूप में विशेषज्ञता हासिल करने वाले आईसीजी के पहले अधिकारी थे। राकेश पाल को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक से सम्मानित भी इनको किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये कार्यरत आपके महानिदेशक थे आईसीजी के और इनका निधन हो गया है, बहुत ही दुखद है। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का भी निधन हो गया है। ये पूर्व थे। 18 अगस्त 2024 को पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। उन्होंने 30 सितंबर 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2002 तक 20वीं थल सेना के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी थी। ध्यान रखना, 20वें थल सेना अध्यक्ष थे और 2000 में इन्होंने कार्य किया था। और जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का जन्म 5 दिसंबर 1940 को केरल के त्रिवेंद्रम में हुआ था। 13 दिसंबर 1959 को भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक होने के बाद उन्हें आर्टिलरी रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अगस्त 1975 से लेकर 76 तक भारतीय सेना की सबसे पुरानी आर्टिलरी माउंटेन रेजिमेंट में से एक इंडिपेंडेंट लाइट बैटरी की भी कमान संभाली और बाद में सितंबर 1977 से मार्च 1980 तक गजाला माउंटेन रेजिमेंट की भी कमान संभाली थी। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखना है कि आपके पूर्व थल सेना थे, अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया, नाम याद रखिएगा। CSIR के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का भी निधन होगा, तो आपको ध्यान रखना है, पढ़िए और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते चलिए। 19 अगस्त 2024 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर साहनी की विशेषज्ञता प्रोटीन इंजीनियरिंग, आणविक जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी में थी। उन्होंने प्रोटीन कार्डियोवैस्कुलर दवाओं, विशेष रूप से क्लॉट बस्टर्स और मानव शरीर के भीतर उनके तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण
योगदान दिया है। उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी क्लॉट बस्टर दवा बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर शाह ने 1991 में चंडीगढ़ स्थित CSIR की जो प्रयोगशाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में शामिल हुए थे और 2005 में वे इसके निदेशक बने और 2015 में CSIR के महानिदेशक नियुक्त होने तक इस पद पर बने रहे। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर प्रिंसन जॉर्ज CMFRI के निदेशक नियुक्त हुए हैं। 1 अगस्त 2024 को डॉक्टर प्रिंसन जॉर्ज ने ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं CMFRI के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले CMFRI में समुद्री जैव विविधता और पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग का नेतृत्व करने के बाद उन्होंने ढाका में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क में वरिष्ठ कार्यक्रम विशेषज्ञ का भी पदभार संभाला था। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर प्रिंसन जॉर्ज जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है उसकी की संस्था है CMFRI जो कि कोच्चि में शायद स्थित है, कोच्चि में। डॉक्टर जॉर्ज मत्स्य संसाधन प्रबंधन, समुद्री जैव विविधता, पर्यावरण प्रबंधन, मत्स्य समुद्र विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और केरल मत्स्य एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। विकास लखेरा असम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं, DG बने हैं असम राइफल्स के। 1 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रहरी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर से पदभार ग्रहण किया जो 4 दशकों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। विकास लखेरा को 19 जून 1990 को भारतीय सेना की 4 सिख लाइट इन्फेंट्री में कमीशन किया गया था। इन्होंने वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से स्नातक किया। इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड और 2 आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड प्राप्त हैं। तो आपको ध्यान रखना है, असम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं विकास लखेरा। लखेरा नहीं है, लखेरा है, ध्यान रखिएगा, लखेरा बिल्कुल नहीं है। अगला है आपका राहुल नवीन ED के यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट किसके ED के महानिदेशक बने यानी प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक बने हैं। इनको भी ध्यान रखना, निदेशक हैं। तो 14 अगस्त को ये राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो है निदेशक का पद नियुक्त किया गया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर अधिकारी हैं ये राहुल नवीन और सितंबर 2023 में ED निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और वह नवंबर 2019 में विशेष निदेशक के रूप में एजेंसी में शामिल हुए। श्री नवीन के तहत एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन के तहत वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के कई संवेदनशील मामलों की जांच कर रही है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अरुण अग्रवाल TEDC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबाट ने डलास स्थित भारतीय अमेरिकी उद्यमी जो अरुण अग्रवाल हैं उनको टेक्सास आर्थिक विकास निगम यानी टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो उसके निदेशक बने हैं और इनको ध्यान रखना है, अध्यक्ष बन गए हैं। TEDC घरेलू वैश्विक स्तर पर टेक्सास को व्यापार के लिए शीर्ष अमेरिकी राज्य के रूप में विपणन करने के लिए जिम्मेदार है। अरुण अग्रवाल एक विविध पोर्टफोलियो की देखरेख करते हैं जिसमें कपड़ा, कपास व्यापार, रियल एस्टेट और खेल प्रबंधन शामिल है। वह नेशनल क्रिकेट लीग USA के अध्यक्ष भी हैं जो एक नई पहल है जिसने तेजी से पहचान हासिल की है। तो ध्यान रखना, वह नेशनल क्रिकेट लीग के USA के अध्यक्ष भी हैं। B श्रीनिवासन NSG के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। 27 अगस्त 2024 को भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी B श्रीनिवासन को आतंकवादी रोधी बल जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासन भारतीय पुलिस सेवा के बिहार कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने नलिन प्रभात का स्थान लिया है, बस इसको ध्यान रखिएगा। और नलिन प्रभात जो हैं जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं, इसको ध्यान रखना है।
उसके बाद सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 27 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्त समिति ने सतीश कुमार को भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय रेलवे में जो है सीईओ और अध्यक्ष अलग अलग होते थे, लेकिन अब साथ साथ होते हैं, इनको ध्यान रखना है। पहले अलग अलग व्यक्ति होते थे, अब एक ही व्यक्ति को यह दोनों पद मिलता है। तो अगर बात करें तो इन्होंने, सतीश कुमार ने किसका स्थान लिया है? जया वर्मा सिन्हा की जगह ये संभाले हैं, और जया वर्मा जो सिन्हा थी वह 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगी, और जया वर्मा सिन्हा जो थी ये रेलवे बोर्ड की पहली सीईओ नियुक्त होने वाली महिला थी। तो आपको ध्यान रखना, पहली महिला थी जो रेलवे बोर्ड की सीईओ बनी थी, आपको ध्यान रखना है। फिर हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, एसबीआई के चेयरमैन बने हैं। 28 अगस्त 2024 को चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने एसबीआई के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया। 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एसबीआई के चेयरमैन के रूप में इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इन्हें दिनेश कुमार खरा की जगह पे ये आए हैं। अब ध्यान रखिएगा, इससे पहले कौन था? दिनेश कुमार खर, जो 27वें चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, इनको ध्यान रखना है। चेयरमैन के रूप में शेट्टी का कार्यकाल 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी उतना होगा, वो ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका जय शाह, विश्व के महान जो बल्लेबाज हैं, वर्ल्ड के सबसे महान खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, जिन्होंने T20 में 13 शतक मारा, 13 शतक, और एक बार तो एक ओवर में ये 14 छक्का मारे थे और 5-7 चौका मारे थे, मतलब आप समझिए, और एक बॉल से कैच और बोल्ड दोनों कर दिए थे एक बार में। तो ये भी बहुत विश्व के महान क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और इसीलिए विश्व में इनके आगे कोई है नहीं, इसीलिए इनको निर्विरोध भी चुना गया। ध्यान रखिएगा, ये निर्विरोध बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन। तो यह भी ध्यान रखिएगा, विश्व के महान खिलाड़ी हैं जय शाह। तो 27 अगस्त 2024 को भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान सचिव जय शाह अब बीसीसीआई के सचिव थे, तो इनको अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। सोच लीजिए आप, इतनी कम उम्र में इतने महान क्रिकेट खिलाड़ी रहे और कितने पदों पर गए ये, जैसे बीसीसीआई के सचिव रहे, एशियाई क्रिकेट एसोसिएशन में भी रहे, उसके बाद अब बताइए वर्ल्ड की जो सर्वश्रेष्ठ संस्था है क्रिकेट की, उसके ये अध्यक्ष बन गए हैं, और वो भी निर्विरोध चुने गए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके आगे कोई है ही नहीं। तो ये 1 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के ग्रेग जो बार्कले थे उनकी जगह ले लेंगे। जय शाह के अकेले उम्मीदवार होने के कारण निर्विरोध चुने गए हैं, आपको ध्यान रखिएगा, इनके अलावा कोई है ही नहीं। जय शाह से पूर्व जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, शशांक मनोहर ने आईसीसी का नेतृत्व किया है। तो आपको ध्यान रखना है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करने के बाद उन्हें अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के सचिव के रूप में निर्विरोध चुना गया था, और 2021 से वह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं। एक साथ 2-2, 3-3 पद लेके चल रहे हैं जय शाह जी हमारे, बहुत ही महान। स्पिन इनकी बहुत अच्छी होती है। फिर आगे देखिएगा, मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश में पीएम बने हैं, इनको नाम ध्यान रखना है। तो ये बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ली। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद भारत छोड़ दिया था। मोदी जी इनको शरण दे दिए हैं। तो राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 84 वर्षीय यूनिस को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई। मोहम्मद यूनिस ने अपने अभिनव माइक्रो फाइनेंस मॉडल के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं को छोटे आर्थिक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के उनके दृष्टिकोण ने लाखों उद्यमियों को सशक्त बनाया है जो पारंपरिक बैंक ऋण के लिए योग्य नहीं है। उनके काम के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। फिर शिखर धवन, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हमारे शिखर धवन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैच में भारत के लिए इन्होंने अपना डेब्यू किया था, और 38 वर्षीय धवन का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर 12 साल से अधिक है, और जिसमें इन्होंने 10,867 रन बनाए। धवन ने 269 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 24 शतक भी लगाए हैं।
वनडे में 17 और टेस्ट में 7 शतक हैं। 34 टेस्ट मैच में उन्होंने 40 की औसत से 2315 रन बनाए हैं और 68 T20 मैचों में 126 की लगभग स्ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए हैं और उन्होंने 167 वनडे मैचों में 44 की औसत से और 91 की स्ट्राइक रेट से 6,793 रन बनाए हैं। इन्होंने आखिरी वनडे जो खेला था वह दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। ध्यान रखिएगा, शिखर धवन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फिर है तेगबीर सिंह। 23 अगस्त 2024 को 5 वर्षीय तेगबीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तेगबीर ने 18 अगस्त 2024 को चढ़ाई शुरू की और 23 अगस्त को इन्होंने पूरा करके किलिमंजारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी उहुरू पे पहुंचे और माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में आपका 5,895 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह अफ्रीका की सबसे चोटी है, आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। चढ़ाई के बाद उसे किलिमंजारो नेशनल पार्क से तंजानिया नेशनल पार्क के संरक्षण आयोग द्वारा जारी पर्वतारोहण प्रमाण पत्र मिला है। इसके साथ ही तेगबीर ने 6 अगस्त 2023 को सर्बियाई लड़के ओग्जेन जिवकोविच द्वारा 5 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। आपको ध्यान रखना है, बराबरी की है। एशिया के ये सबसे कम आयु के हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में A+ रेटिंग प्राप्त करने के लिए बधाई दी। शक्तिकांत दास डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन के साथ A+ रेटिंग प्राप्त करने वाले वैश्विक रूप से केवल 3 केंद्रीय बैंकरों में से एक हैं। सभी को मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन में उनके प्रदर्शन के लिए A+ रेटिंग दी गई है। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। रेटिंग A से F के पैमाने पर दी जाती है जो आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त करने में केंद्रीय बैंकरों की सफलता का आकलन करती है। 1994 में शुरू किए गए ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड आर्थिक चुनौतियों के प्रबंधन में केंद्रीय बैंक की प्रभावशीलता के एक प्रमुख संकेतक के रूप में काम करते हैं। अब बढ़ेंगे हम, आपका डिटेल में करंट अफेयर कंप्लीट होता है हमारा। अब वन लाइनर देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे। इसमें बहुत करंट अफेयर होंगे आपके वन लाइनर में, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ, और कुछ एक आध नए भी होंगे, तो आपको रिवीजन भी होता चलेगा। तो आप देखिए, फटाफट देखिएगा। 19 से 25 अगस्त 2024 के मध्य जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने कितने अंकों के साथ अपना पहला खिताब जीता है? तो 185 अंक के साथ। 20 अगस्त 2024 को किसे आगामी पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया था? तो यह सत्य प्रकाश सांगवान को सेफ डे मिशन घोषित किया गया था पेरिस पैरालंपिक में, ध्यान रखना है इनका नाम, सत्य प्रकाश सांगवान। उसके बाद 22 अगस्त 2024 को स्विट्जरलैंड के लुसाने डायमंड लीग में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान मिला? दूसरा मिला है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त के मध्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, पेरिस में। उसके बाद 7 अगस्त 2024 को भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग जीती है? तो नेपाल को हराया। 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक से आयोग घोषित कर दिया गया? अभी मैंने बताया, विनेश फोगाट को आयोग घोषित किया गया था। उसके बाद बढ़ें आगे, तो भारत और किसने खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना, यह इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश ने जो है यह समझौता ज्ञापन किया है खेल क्षेत्र के बढ़ावा देने के लिए? तो कैरेबियाई देश है जिसका नाम है सेंट किट्स एंड नेविस। तो इसने जो है हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ। 5 अगस्त 2024 को किसने पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन में पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के कुन लाउत वित्सरन इनका नाम है को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये हैं डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने जीता है पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का जो ध्वजवाहक था यानी फ्लैग बेरर था, किसको नामित किया गया था? मनु भाकर थी। 30 जुलाई 2024 को किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम यानी मिक्स्ड जो टीम थी निशानेबाजी की उसमें कांस्य पदक जीता था? तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह। 28 जुलाई 2024 को किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 क्रिकेट की बात हो रही है, किसने जीता है? श्रीलंका ने भारत को हराकर, ध्यान रखना है। 28 जुलाई 2024 को फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्री का जो विजेता कौन घोषित किया गया? लुइस हैमिल्टन।
27 अगस्त 2024 को किसने एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? बी श्रीनिवासन, ध्यान रखना है। उसके बाद 27 अगस्त 2024 को कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई के कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई है? तो आपको ध्यान रखना है 1065 लाख हेक्टेयर, 1,65,000 हेक्टेयर आपको ध्यान रखना है। 27 अगस्त 2024 को वस्त्र मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय बोलेंगे, ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत 8वीं अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति जो थी, इसकी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में की गई है, आपको ध्यान रखना है। फिर 27 अगस्त को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय जनसंचार संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। उसके बाद हाल ही में पंजाब के रोपड़ जिले के निवासी 5 वर्षीय तेगबीर सिंह ने किस चोटी पर चढ़कर एशिया के सबसे कम उम्र के बनने का खिताब रिकॉर्ड बनाया है? माउंट किलिमंजारो पर, जो कि तंजानिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? 5, इसको मैंने डिटेल में बताया था, यह भी ध्यान रखिएगा। 5 जिले, नुब्रा और आपका जो जास्कर श्रेणी है इसी सबके नाम पे है, आपको ध्यान रखना है। 24 अगस्त 2024 को देश के नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में की गई थी, ध्यान रखिएगा, रायपुर। उसके बाद अगर बात करें तो 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है और इनका विलय एक आपका अम्ब्रेला योजना के रूप में किया गया, जो है जिसका नाम है विज्ञान धारा। बहुत डिटेल में पढ़ाया था हमने। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम कितने महीनों के औसत मूल वेतन का 50% वेतन के रूप में सुनिश्चित करने की मंजूरी दी है? तो 12 महीने आपको याद रखना है। 22 से 24 अगस्त 2024 के मध्य एमएसएमई विकास के फोरम द्वारा 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2024 निवेश और व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद में 23 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री जो हैं जेपी नड्डा ने एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का लोकार्पण कहाँ किया? नई दिल्ली में। 23 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो कि 23 को मनाया गया 23 अगस्त को के अवसर पर वर्चुअल रूप से कौन सी नई जो है एक ई पत्रिका है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है, सपनों की उड़ान, उसको लॉन्च किया था, ध्यान रखना। फिर 23 अगस्त को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के समारोह में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने हेतु इसरो के निर्धारित लक्ष्य की सराहना की? 2030 है लक्ष्य, आपको ध्यान रखना है। 21 अगस्त 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। बहुत डिटेल में पढ़ाए थे ये सब, ध्यान रखिएगा। 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने श्रम और रोजगार, आयुर्वेद, परंपरागत औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और युवा तथा खेल सहयोग के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मलेशिया के साथ भारत ने किए हैं, ध्यान रखिएगा। 19 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जो है जेपी नड्डा ने कहा प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया? तो यह नई दिल्ली में किया है। देश भर में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को मनाया गया है, याद रखिएगा। 22 अगस्त 2024 को पीएम गति शक्ति पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 17वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। इसमें बहुत सारे करंट अफेयर बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए बहुत समय नहीं देंगे इस पर। 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रसिद्ध जैव रसायनक और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है गोविंदराजन पद्मनाभन। 22 अगस्त 2024 को भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट पश्चात एक वेबिनार सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें किस विषय पर जोर दिया गया है? तो इसमें ईवी इकोसिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है को आगे बढ़ाने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और सतत विकास को बढ़ावा देने। 22 अगस्त 2024 को कृषि मंत्रालय ने फसल उत्पादन आंकड़ों में सुधार पर चर्चा के लिए राज्यों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया है। 22 अगस्त 2024 को सूचना प्रसारण मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चैलेंज का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली में किया है।
22 अगस्त 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं तथा कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं नई दिल्ली में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय कॉन्क्लेव संगठन स्वास्थ्य समृद्धि, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। 19 अगस्त 2024 को थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में सभी सेना कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में किया है, इंपॉर्टेंट है। 18 अगस्त 2024 को किस भारतीय पूर्व सेना प्रमुख का जो है 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया चेन्नई में? तो जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का। 18 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीजी राकेश पाल का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो चेन्नई में हुआ है। 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह ने अहमदाबाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत कितने शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं? तो 188 शरणार्थी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त 2024 को किसे अगले केंद्रीय सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ये गोविंद मोहन है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो है अपनी रिपोर्ट देंगे। 16 अगस्त 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की, जिसमें अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? कंतारा मूवी है। 9 से 15 अगस्त 24 के मध्य हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह तीसरा संस्करण था इस बार। 9 अगस्त 2024 को किस विषय के तहत विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया? तो आदिवासी दिवस मनाया गया स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। 8 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ CPIM नेता का कोलकाता में निधन हो गया? तो इनका नाम है बुद्धदेव भट्टाचार्य। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में कौन सा सैन्य अभ्यास किया? तो पर्वत प्रहार किया था। 8 अगस्त 2024 को किसने बोइंग के अध्यक्ष और CEO का पद, बोइंग जो कंपनी है उसका अध्यक्ष और CEO बने हैं? तो रॉबर्ट केली बने हैं, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी ध्यान रखना है। 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किसके सहयोग से नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? तो यह एयरबस कंपनी के साथ मिलकर किया, अमेरिकी कंपनी। उसके बाद है 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? तो साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फिजी है। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य के सुलूर एयरबस बेस पर तरंग शक्ति 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास शुरू हुआ? तमिलनाडु के। दूसरा चरण आपका जोधपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 5 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। 3 अगस्त 2024 को जनपद स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक चलने वाली किस प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है? तो प्रदर्शनी का नाम है विरासत। 4 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साच, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप ये लॉन्च किए हैं? तो ये चंडीगढ़ में किए हैं, ध्यान रखना है। 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कालीकट है वहां हाल ही में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो निवाहिका का लॉन्च किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अयोध्या के रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष स्मारक डाक टिकट सेट का अनावरण किया? तो लाओस में किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी? कलपक्कम में दी है, तो ध्यान रखना है। 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो जापान में किया है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 23 अगस्त 2024 को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने किस योजना के तहत दूरसंचार शुल्क आदेश को प्रारूप जारी किया है? तो PM वाणी योजना जो थी बहुत पुरानी योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगस्त 2024 में डाक विभाग ने छात्रों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करने तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। 20 अगस्त
2024 को किसने नई दिल्ली में बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थर्मल, जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स, जलविद्युत डीपीआर, ये लॉन्च किया है। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको डिटेल में मैंने बताया था। 22 अगस्त 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में आरसीएस उड़ान के तहत जारी दिशा निर्देशों में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो सी प्लेन संचालन पर। 21 अगस्त 2024 को 24वें हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था ने किया? तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने किया है। अभी ध्यान रखना। 18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहां पर सौर ग्राम योजना की शुरुआत की? तो सतारा में की थी। 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया? तो कृषि निर्णय सहायता पोर्टल, जिसको शॉर्ट में KDSS बोलते हैं, पोर्टल का अनावरण किया। 16 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो परियोजना के किस हिस्से को मंजूरी दी है? तो इसमें पुणे मेट्रो चरण 1 के PCMC स्वरगेट लाइन के विस्तार को दी है। 30 जुलाई 2024 को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और कौन सी पायलट परियोजना शुरू की है? तो टेली परामर्श ई सेहत सेवा शुरू की है। 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0। उसके बाद 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज यानी हाई यील्डिंग क्रॉप जो हैं, जो जलवायु अनुकूल हैं और जैव सशक्त बीज हैं, कि कहाँ पे जारी की? तो नई दिल्ली में जारी की थी मोदी जी ने। केंद्र सरकार ने केरल के किस पक्षी अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है? तो चुलनुवार अभ्यारण्य है, मैंने बताया था। आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य है नागालैंड। कर्नाटक राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्रों में अवैध रिसॉर्ट्स, होम स्टे और सभी वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए किसका गठन किया है? तो वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्य बल विशेष फोर्सेस गठित की गई हैं। 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो आइडियाज फॉर लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट वाला जो आपका ध्यान रखना है, लाइफ उसी के लिए है। 27 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कंपनी को एमपॉक्स, जो मंकी पॉक्स था, उसको पता लगाने के लिए RT-PCR किट है के निर्माण को मंजूरी दी है? तो सीमेंस हेल्थिनियर्स को दी है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एक किफ़ायती उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरेसेंस टर्न ऑन सेंसर प्रणाली विकसित की है, जो किस बीमारी की रोकथाम में सहायता प्रदान कर सकती है? तो यह पार्किंसंस की बीमारी की सहायता प्रदान करेगी, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है 27 अगस्त को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कौन सा एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसका नाम ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है वैक्सीन का हिलकोल BBV131, इसको ध्यान रखना है, हिलकोल ध्यान रखिए बस। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे मल्टी मिशन MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टरों के लिए लगभग $52.8 मिलियन यानी लगभग 443 करोड़ रुपए मूल्य की पनडुब्बी रोधी उद्योग प्रणाली सोनोबोयस तथा संबंधित उपकरणों की प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका ने दी है, ध्यान रखिएगा। अगर 2024 में नोकिया ने आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले अगली पीढ़ी के स्पेस सूट में उन्नत 4G LTE संचार क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसके साथ की है एक्सियोम स्पेस के साथ, जो अमेरिका की कंपनी है, आपको ध्यान रखना, एक्सियोम स्पेस। 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने अनिल अंबानी और अन्य 24 व्यक्तियों को कितने वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंच से प्रतिबंधित किया है? 5 वर्ष के लिए, आपको ध्यान रखना है। 16 अगस्त 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की मुद्रा भंडार 4.8 अरब डॉलर से घटकर कितना रह गया है? तो आपको ध्यान रखना है 670 आपका 0.12 अरब डॉलर इस समय टोटल ये है, आपको ध्यान रखना। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100
आयातोन्मुख यानी जो है आपका एक्सपोर्ट करना है तो बागवानी क्लस्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है, तो 18,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया जाएगा। 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एसबीआई के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। 26 अगस्त 2024 को भारत सिंगापुर के मंत्रियों के बीच में गोलमेज बैठक हुई या कहाँ पे हुई, सिंगापुर में हुई, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस संस्था ने मंकी पॉक्स की घातक बीमारी को रोकने के लिए विश्व भर में 6 महीने की कार्यनीति बचाओ योजना शुरू की है, तो WHO ने की है, मैंने बताया भी था, डिटेल में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। 26 अगस्त 2024 को किस देश की मौसम एजेंसी ने टाइफून सांसान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया, तो जापान में आया था सांसान और यह आया था क्यूशू द्वीप पे आया था, क्यूशू द्वीप पे। 25 अगस्त 2024 को लेबनान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो इनका नाम है सलीम होस। प्रधानमंत्री मोदी ने 21-22 अगस्त 2024 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा की थी, तो पोलैंड की थी, पोलैंड। 23 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन ने कुल कितने समझौते किए थे, 4 समझौते किए हैं, और यूक्रेन को मोदी ने भीषम क्यूब भी दिया है, ध्यान रखना, भीषम क्यूब। 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। 2+2 में आपका रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं, तो जापान के साथ 2+2 वार्ता हुई है। 18 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त किस फ्रांसीसी अभिनेता का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो इनका नाम है एलन डेलन। 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने किसी देश का नया प्रधानमंत्री चुना है, तो इनका नाम है पेंतोंग तान सिनावात्रा। उसके बाद 11 अगस्त 2024 को किस देश के राष्ट्रपति पॉल कगामे चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने हैं, तो यह है रवांडा के किगाली राजधानी है इसकी। पॉल कगामे जो है चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। 5 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने पर्यटन, व्यापार, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों हित किस देश के नागरिकों के लिए आगमन वीजा की घोषणा की है, तो इसमें है जापान, दक्षिण कोरिया और UAE। उसके बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासंग लामू किस शेरपा के नाम पर रखा है, तो यह नेपाल की थी, लामू। 30 जुलाई 2024 को किस देश के सुधारवादी मसूद पेजेस्कियन को संसद में देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो यह ईरान के बने थे, ध्यान रखना। 28 जुलाई 2024 को भारत किस देश के बीच निवेश और उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई, सऊदी अरब के बीच। 28 जुलाई 2024 को निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की है इन्होंने, तो वेनेजुएला। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया गया, यह भी ध्यान रख सकते हैं। 23 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने बाढ़ प्रभावित त्रिपुरा के लिए राज्य आपदा मोचन कोष से केंद्र के हिस्से से कितनी राशि जारी की, तो 40 करोड़ रुपए जारी की है। 22 अगस्त 2024 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, तो वाराणसी में की गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में समन और वारंट के डिजिटल रूप से जारी करने की अनुमति देने वाले नियमों को औपचारिक रूप देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, मध्य प्रदेश। 18 अगस्त 2024 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है, मिड डे मील के तहत ही दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 16 से 18 अगस्त 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो शिमला के गेयटी थिएटर में किया गया था। 8 अगस्त 2024 को गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए किसका उद्घाटन किया है, तो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर आधारित जूते के 16 ऊर्जा संचयन इकाइयों की 10 जोड़ी की आपूर्ति की है, तो इसको किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी, जिसमें एकीकृत सुविधाओं के साथ 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क्स, कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे, तो यह महाराष्ट्र में किया जाएगा। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो यह छत्तीसगढ़ है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 6 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने 426.52 किलोमीटर लंबी किस नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी, तो यह बैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना है, याद रखिएगा। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने देश के पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया, तो उड़ीसा ने किया है। 30 जुलाई 2024 को किस राज्य विधानसभा ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन यानी
धर्म परिवर्तन से संबंधित यह विधेयक आया है, 2024 पारित किया है उत्तर प्रदेश ने, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज की यही क्लास समाप्त होती है और हम कंप्लीट कर चुके हैं अगस्त महीने को बिल्कुल डिटेल में और वन लाइनर के साथ भी। इससे बेहतर मुझे लगता है कंटेंट और कुछ नहीं हो सकता, बहुत डिटेल में साथ साथ में वन लाइनर भी देख चुके हैं। तो अगस्त महीने को हमने कंप्लीट कर लिया है, अब अगला जो मंथ है आपका सितंबर, उसको भी देखेंगे। तो यह चर्चा और यह कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका दायित्व है कि आप अपने इस भाई का सहयोग करें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ साथ में हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, आज की चर्चा अब यही होगी समाप्त। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।